ओके ऑलराइट, चलिए पढ़ते हैं सभी। आपकी क्लास ये 8:15 से 9:15 रहती है ना? चलिए, आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थोड़ा सा थियोरेटिकल रहता है, चैप्टर छोटा है, इसलिए हमने सोचा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पहले करा देते हैं और उसके बाद हम लोग थर्मो आपको कंप्लीट करा देंगे। दोनों ही ऐसे चैप्टर हैं जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। थर्मो तो आप बहुत ज्यादा, थर्मो का जो बहुत ज्यादा पार्ट है वो आप पढ़ चुके हो और वो इंपॉर्टेंट भी है थर्मोडायनेमिक्स, तो सोचा कि पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट कराएं। अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है सबको? आप इंटरेक्ट कीजिए, माइक ऑन करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथली इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ये कि ये चैप्टर क्या है, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, व्हाई वी आर स्टडिंग गैसेस, व्हाई वी आर स्टडिंग काइनेटिक नॉट पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री क्या है, इससे पहले क्या आ चुका है, और ये आप जो थ्योरी है ये क्या चीज एक्सप्लेन कर पाएगी। ये चीज जब हमको क्लियर होती है तो हम चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज के जो टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर से मिलते हैं कि ये क्या है। ऑलराइट, उसके बाद गैस लॉज पढ़ेंगे। गैस लॉज आप लोगों ने पढ़े या नहीं केमिस्ट्री में? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़े है ना? हाँ जी बेटा, यस मैम। बोलो। हाँ जी, तो प्लीज इंटरेक्ट कीजिए सो दैट मुझे पता लगे हाँ बच्चे यही है। कई बार इंटरनेट नहीं चलता, मुझे पता ही नहीं लगता, मैं बोलती रहती हूँ, बाद में मेरे को 5 मिनट बाद पता चल रहा है कि बच्चे तो है ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज इंटरेक्ट कीजिए, यस और नो तो। ओके मैम। ऑलराइट, उसके बाद हम पढ़ेंगे रियल गुड गैस एंड। इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लेट क्यों आते हो इतना? टाइम से आया करो सभी। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे। ऑलराइट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ अ गैस और रूट मीन स्पीड ऑफ अ गैस। कोशिश करते हैं आज इन चीजों को कंप्लीट करने की। ठीक है, यहां तक तो 100% करने की कोशिश करते हैं, ये तो चीज करनी ही है। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये चीज कवर करेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, एटम की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन। किसने? नहीं, सबसे पहले आते हैं आपके पास जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अराउंड 1800 जो है एटम की डिस्कवरी करी है। वो बोलते हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड एटम्स। ठीक है, मैटर जो है एक सबसे छोटी चीज, वो कहते हैं कि डिस्कवर कर ली है हमने, इससे अभी हम सब चीज एक्सप्लेन करते हैं, सारे लॉज एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटम से नीचे कुछ नहीं है। अभी आपको पता है एटम के बाद न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, उसमें भी क्वार्क्स होते हैं। उसके बाद भी बहुत डिस्कवरी होगी, लेकिन 1800 के अराउंड इन्होंने माना कि अब हम सारी चीज एक्सप्लेन कर लेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमको पता लगे, एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो मैटर बना हुआ है एटम से। अब आपके पास 3 स्टेट आती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बताइए, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? कौन से स्टेट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं, किस में वो लूज है, किस में ज्यादा फ्री है? मैम सॉलिड में बंधे हुए हैं, गैस सॉलिड। यस, सॉलिड में वो टाइटली बाउंड है एक दूसरे से। ठीक है, लिक्विड्स में वो कम बाउंड है, वो फ्लो कर सकता है इसलिए। और गैसेस में जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो बहुत कम है। गैस बहुत ज्यादा फ्री है, उसके मॉलिक्यूल्स एटम बहुत ज्यादा फ्री, वो डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो हमने देखा कि आपके पास सिर्फ एटम्स मॉलिक्यूल्स रखे नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। किसमें सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं बच्चों? गैस में। गैसेस में। ठीक है, तो हमारे पास जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो मोशन है इसलिए शब्द आया काइनेटिक। ठीक है, और आपके पास गैसेस के केस में सबसे ज्यादा आपके पास जो है मोशन है, इस वजह से हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। चैप्टर आया समझ में? कहां से आया, कैसे आया? अराउंड ये थ्योरी आती है 1873 के आसपास, 1803 के आसपास आई थिंक ये डिस्कवरी होती है। लगभग 70 साल के बाद जो है ये थ्योरी आती है, जो बहुत सारे फिनोमिना गैसेस के एक्सप्लेन कर पाती है। कोई आपसे पूछ ले कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किस तरह की गैसेस पे एप्लीकेबल है, बताइए, आइडियल या रियल?
आइडियल गैसेस पे या रियल गैसेस पे? आइडियल गैसेस पे 100% एप्लीकेबल है आइडियल गैसेस पे। यस, आइडियल गैस। एंड पार्शली एप्लीकेबल है, पार्शली एप्लीकेबल ऑन रियल गैस। अजम्पशन, मेरे सर्दी में हाथ चलने बंद हो गए भाई। अजम्पशन, देखो कितनी गंदी राइटिंग है। कोई नहीं। तो कुछ कंडीशंस पे, कुछ टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे जो एक रियल गैस है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। लेकिन इसमें बहुत सारी अजम्पशन है, ये थ्योरी बहुत सारी अजम्पशंस पे चलती है। 100% एप्लीकेबल ये सिर्फ आइडियल गैस पे। वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आइडियल गैस क्या है, रियल गैस से आइडियल गैस कैसे डिफरेंट है, इसकी पोस्टुलेट्स, इसके अजम्पशंस क्या क्या है, वो सब स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है। और हम लोग जो थ्योरी में जो पढ़ते हैं बेटा, वो क्या पढ़ते हैं, क्या, अच्छा ये बताइए मुझे, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, क्या हम लोग एक मॉलिक्यूल या एक एटम का पढ़ते हैं? बताइए, ये जो प्रॉपर्टीज है गैसेस में, क्या मॉलिक्यूल की पढ़ते हैं हम लोग? बल्क का पढ़ते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ स्टडी करते हैं वो सारी एवरेज प्रॉपर्टीज है, एवरेज प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं बाय गोइंग एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम उन एटम मॉलिक्यूल्स का मोशन देख के समझने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है कॉन्स्टेंटली मोशन में है, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो हम लोग एक एवरेज प्रॉपर्टी निकालते हैं। क्लियर हो गया सबको ये चीज? यस मैम। ऑलराइट। तो अभी जो दो मेजर टर्म्स आएंगे यहाँ पर, यस, मैक्रोस्कोपिक मतलब कि जो आपका बड़े लेवल पे बात कर रहे हो आप, प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स एंड वॉल्यूम्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत, जो स्केल जब आप डाउन कर देते हो, एंगस्ट्रॉम लेवल के आसपास चले जाते हो, वहां माइक्रोस्कोपिक हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो मेजर टर्म्स दो, वो क्या रहती है इसमें? मीन फ्री पाथ एंड मीन रिलैक्सेशन टाइम। देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आके इसको टकराया इधर, ठीक है, फिर ये जाके इधर टकराया, फिर ये जाके यहाँ टकराया। तो मान लीजिए पहला कोलिजन हुआ, यहाँ दूसरा कोलिजन हुआ, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने λ1, सेकंड में इसने λ2, फिर ये यहाँ जाके टकराया तो ये λ3 लगा लो। तो यहाँ पर ये डिस्टेंसेस किसी में कम है, किसी में ज्यादा, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, किसी में λ1 कम है, λ2 ज्यादा हो गया, λ3 कम हो गया। तो हम लोग एक एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस traveled, average distance traveled by molecules between two successive collisions, जैसे पहला कोलिजन और उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये λm से रिप्रेजेंटेड है, दिस इज λ1 प्लस में λ2 अप टू सो ऑन अप टू λn डिवाइडेड बाय में n। ये हो गया मीन फ्री पाथ। फ्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोलिजन्स के बीच में यहाँ फ्री है। अभी निकालते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। मीन रिलैक्सेशन टाइम, यहां से यहां तक जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए τ1 टाइम लगा है, यहां से यहाँ τ2 लगा है, यहां से यहाँ τ3 लगा है, तो हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, इसको हम τm से प्रेजेंट करते हैं, τ1 प्लस में τ2 प्लस में τ3 अप टू τn डिवाइडेड बाय में n। क्लियर होगी सबको टर्म्स? एक एवरेज वैल्यू। रिलैक्सेशन मतलब कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, उसके बीच में वो रिलैक्स कर रहे हैं, सेकंड से थर्ड कोलिजन हुआ, उसके बीच में थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए यस मैम। अब पढ़ते हैं गैस लॉज। बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस at constant temperature, the volume of gas is inversely proportional to its pressure. ये बोल रहा है कि कोई गिवन मास ऑफ आइडियल गैस ले लिया,
टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं बेटा उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हो आप? अच्छा बोलिए। आइसोथर्मल। यस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए जो आपको पिक्चर दिख रही है, आपको दिख रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या कर दिया हमने, एक कर्व प्लॉट किया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा जब वॉल्यूम कम है तो देखो प्रेशर हाई है, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया प्रेशर के। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी इज सम कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आएगा, तो पीवी इज कांस्टेंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये चीज सबको क्लियर है? अब हम कोशिश करते हैं ये समझने की क्या एक्सपेरिमेंटली, यानी जो आपके रियल गैसेस हैं, ये तो चलो आइडियल गैस की बात कर, रियल गैसेस भी क्या कुछ ऐसा ही शो कर रही है। तो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, वही आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। दो टेम्परेचर ले लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, एक बार T1 कांस्टेंट टेम्परेचर कर लो, एक बार T2 कांस्टेंट कर लो। तो T1 मैंने ले लिया कि बड़ा है T2 से, ठीक है। तो मैंने पहला लिया T1 टेम्परेचर पे एक ग्राफ प्लॉट किया, ये आया। ये आपके पास आइडियल गैस के लिए है। T2 पे प्लॉट किया, कुछ ऐसे आया, ठीक है। ये आइडियल गैस के लिए है। तो देखते हैं अभी रियल गैस कैसे बिहेव करेंगी। रियल गैस का कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे आ रहा है कुछ, ये T1 पे हो गया, ये T2 पे हो गया। तो क्या लग रहा है आपको, कौन से टेम्परेचर पे एक आइडियल गैस, एक रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है या गुड एग्रीमेंट शो कर रही है, T1 पे या T2 पे? बताइए। मैम T1 पे। T1 पे, यानी हाइयर टेम्परेचर पे एक रियल गैस आइडियल गैस के साथ अच्छे एग्रीमेंट में है। या आप कह सकते हो कि एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह लगभग बिहेव कर रही है। और दूसरा प्रेशर भी आप देख सकते हो, जब आपके पास प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ देखो प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, तो जब प्रेशर कम हो रहा है तो आइडियल गैस कर्व की तरफ जा रहा है। तो दो कंडीशन आपके पास निकल के आई, क्या क्या, एक तो एट हाई टेम्परेचर और एक लो प्रेशर। इन केसेस में एक रियल गैस गुड एग्रीमेंट पे, रियल गैस इज इन गुड एग्रीमेंट विद आइडियल गैस। या आपकी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। क्लियर हो गया सबको बॉयज? लो बताइए क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? या स्टूडेंट्स क्या कांस्टेंट है पीवीटी में? मैम टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर? एक रियल गैस का आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये चीजें दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वही आपने गिवन मास ऑफ आइडियल गैस ले लिया, यहाँ पे अब क्या कांस्टेंट कर रहे हैं, प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हो आप? बारीक नहीं। तो आता क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है जब आपने क्या कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, V/T इज सम कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बाय में T1 दिस इज इक्वल टू, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने केमिस्ट्री में, V2 बाय में T2 पढ़ा है भाई? यस मैम। यस मैम। राइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है, वही हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। और यहाँ पे अब रखेंगे हम लोग वॉल्यूम और यहाँ रखेंगे टेम्परेचर। और याद रखिए टेम्परेचर केल्विन में है, सेल्सियस में कर दोगे थोड़ा डिफरेंट कर्व आता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन केल्विन में इस तरह का कर्व है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास लॉ के अकॉर्डिंग किसी एक गैस का P1 प्रेशर या P प्रेशर के ऊपर कुछ ऐसा, जब हमने कोई एक P1 प्रेशर ले लिया तो ऐसा कुछ कर्व आ रहा है। तो इसी प्रेशर पे जो एक रियल गैस है वो कैसे बिहेव कर रही है, आइडिया ऐसे, ठीक है। जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये जो कर्व है देखिए शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स आइडियल गैस कर्व।
यानी हायर टेम्परेचर पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे अलग अलग कर्व हो सकता है। अगर लो प्रेशर का कर्व लोगे आपके पास तो उसके साथ एग्रीमेंट ज्यादा होगा, आपकी बुक्स में गिवन होगा, चेक करना उसको, 2-3 प्रेशर्स के साथ दे रखा होगा। ठीक है, तो यहां पर सेम वही चीज है कि एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर एक रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है? आइडियल गैस। आइडियल गैस। क्लियर है सबको? चलिए, 2 लॉज पढ़ लिए हमने, बॉयल्स और चार्ल्स। बॉयल्स में क्या पढ़ा? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, यस, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकंड हमने क्या पढ़ा? प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट, वॉल्यूम pressure डायरेक्टली constant. प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इन दोनों लॉज को कंबाइन कर लेते हैं। पहला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है वॉल्यूम, सेकंड में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ क्या था? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। जब इनको कंबाइन करेंगे बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, PV बाई T इज सम कांस्टेंट। कैसे लिख सकते हो इसको? P1 V1 बाय में T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय में T2। क्लियर हो गया सबको? यस मैम, बहुत आसान है। यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये इसको बोलते हैं प्रेशर लॉ, गेल-लुज़ैक लॉ, और दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर लॉ। तो प्रेशर लॉ में क्या है? अभी 2 चीज हम कांस्टेंट कर चुके हैं, एक बार हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, एक बार हमने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, अब बारी किसकी रह गई? वॉल्यूम की। तो यहां हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है कि कर्व कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। टेम्परेचर याद रखिए केल्विन में है। क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए, तो अभी मैम पढ़ते हैं। सेल्सियस में होगा टेम्परेचर तो कैसे बनेगा? सेल्सियस में होगा बेटा तो कर्व अलग रहता है, वो आपके पास कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके से पीछे जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं जीरो होता वो, मतलब यहाँ नहीं होता, वो पीछे जाके यहाँ मैच करता है। वो आपकी सिलेबस से बाहर है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, आप इससे समझे। ठीक है बेटा? ओके मैम। चलिए, तो एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है किसी ने? यस मैम, एवोगैड्रो जिसमें लॉ, तो ये क्या करते हैं? 3 गैसेस ले लो। पहला ले लो H2, दूसरा ले लो, बताओ कौन सी गैस लूं? O2 ले लेते हैं, तीसरा N2। तो अगर मैं इन तीनों गैसेस के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखूं, यानी इसका टेम्परेचर और इसका प्रेशर जो है सेम रखूं गैसेस का, तो यहां पर मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है या N2 है या N3, और इनका वॉल्यूम मैं सेम लूं, वॉल्यूम सेम, इसका इस गैस का वॉल्यूम, इस गैस का वॉल्यूम, इस गैस का वॉल्यूम सेम, तो इसका मतलब है N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N3 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all the gases contain equal number of molecules। जो equal volume है gases के, उनमें equal number of molecules है। अगर मान लीजिए मैं इसका डबल कर देती हूँ वॉल्यूम, इसका डबल कर दूं, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? तो यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि आपको पता नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय में एवोगैड्रो नंबर, और दूसरा आपके पास ऐसे लिख सकते हो गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। तो अगर n के प्रोपोर्शनल है तो स्मॉल n के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या है n? स्मॉल n इंटू नंबर n। ऑफ मॉल्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। तो 3 चीजें आई, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों को कंबाइन जब करते हैं तो कौन सी गैस आती है? आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो अभी हम वही इक्वेशन देखेंगे सबसे पहले, लेकिन आइडियल गैस क्या है बताइए बेटा? आइडियल गैस से क्या समझते हो आप? व्हाट इज आइडियल गैस? हाँ जी, व्हाट इज आइडियल गैस बच्चों? शुभम, खुशी,
जो मैम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। क्या ज्यादा ऑक्यूपाई करता है? वॉल्यूम। मैम स्पेस को ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। ओके, और बताइए भारत। मैम नॉन रिएक्टेबल। नॉन रिएक्टेबल। ओके, यस, ठीक है, वेरी गुड। इनकम्प्रेसिबल। मैम हाँ जी, मैम हाइपोथेटिकल गैस। ओके, ठीक है मैम भाई। मैम जो कि सारे पार्टिकल्स गैसेस को रैंडमली फॉलो मूव करते हो। करते हैं। क्या करते हैं? मैम पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, थ्योरेटिकल। शगुन क्या बोल रहे थे आप? यस, सही बोल रहे थे, क्या बोल मैम रहे थे? जो सारे गैशियस लॉ को फॉलो करती है वो वाली गैस। यस, वेरी गुड। बेटा चैप्टर आई थिंक आपके एनसीईआरटी बुक्स में 13 है ये, राइट? यस मैम। हाँ जी, Yes, 13 ma'am. चैप्टर सीन। ठीक है, तो ठीक है, आपने दो चार चीजें सही बताई हैं, कुछ रह गया तो देखते हैं। चलिए समझिए, आपसे कोई पूछे कि आइडियल गैस क्या है, तो सबसे पहला जो एक बच्चे ने बताया बिल्कुल सही, क्या? वो गैस गैस विच follows which strictly follows all gas laws, जितने भी आपने निकाले हैं, बॉयल्स हैं। ठीक है, यस स्वाति, आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बता रहे हो, वो इक्वेशन है, मैं पूछ रही हूँ कि गैस क्या है, आइडियल गैस क्या हो। ठीक है, तो वो गैस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए सभी गैस लॉज को, बॉयल्स है, चार्ल्स है, एवोगैड्रो है। ठीक है, और ये कैसे डिफरेंट है? इसकी दो अजम्पशन होती है। पहला, नो इंटरमोलिकुलर force of attraction between particles of gas या molecules of gas, कुछ भी बोलिए, particles of ideal gas। पहला, ये भी एक स्टूडेंट ने बताया था, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा। नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस। सेकंड, कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर पॉइंट मास। पॉइंट मास मतलब कि एक पॉइंट मास की तरह, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है? नेग्लेजिबल ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर ये गैस है और ये इस पार्टिकल से भरी है, एक मॉलिक्यूल से भरी है, और इन मॉलिक्यूल्स को अगर आप एक कोने में ले आओ, ठीक है, तो कुछ इतना इतना, तो यानी कि इनका वॉल्यूम इतना कम है कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जीरो कह सकते हो। ठीक है, आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में इन मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये दो अजम्पशन, जहां ये दो जो आपके पास अजम्पशन जहां लगती हैं, जिस गैस पे लग रही है, इसका मतलब वो आइडियल गैस है। यानी कि कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस। एंड सेकंड, ये गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो इतने छोटे हैं, इनका वॉल्यूम नेग्लेजिबल है, कि पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में सारे मॉलिक्यूल्स का अगर आप वॉल्यूम देखो तो कुछ भी नहीं है। मैम आइडियल गैस को हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं ना? यस, आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है। ये पूरा जो थ्योरी है ये अजम्पशन पे बना है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो आपके पास है, एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, जैसे कि हमने अभी पीछे निकाली, हाई लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बहुत सारे जो है अप्रोक्सीमेट जो है काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर पाती है, लेकिन कोई ऐसी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है बेटा, चलिए। यस मैम। तो अभी हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। तीन चीजें मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, क्या? पहला, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वी बाई पी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते कांस्टेंट आता है, तो इक्वेशन क्या बन जाती है आपके पास? V इज इक्वल टू आर एन वी बाई पी। ऐसे तो आपको ये याद नहीं है, आपको कैसे याद है ये? PV इक्वल्स टू NRT। एनआरटी। देखो कुछ गड़बड़ करिए, P हो गया, यहाँ T आएगा V की जगह।
पीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एनआरटी। सबको याद आई इक्वेशन? यस मैम। आइडियल गैस के नाम से सीधा यही इक्वेशन आते हैं ना दिमाग में, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो जो ये तो ठीक है, आपको आता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, लेकिन बच्चे जहां गड़बड़ करते हैं वो है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में आर की वैल्यू, आर क्या है बेटा, व्हाट इज आर? मैम यूनिवर्सल गैस। इसको बोलते क्या है, गैस कांस्टेंट। तो जो आप गड़बड़ करते हो वो देखो क्या करोगे, आप आर की वैल्यूज में गड़बड़ करते हो। आर क्या हो गया, पीवी बाय में एनटी। तो एन तो हम मोल्स में लेते हैं, टी हम केल्विन में लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम की जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होती है, तो उसके हिसाब से आर की हमको अलग अलग वैल्यू लेनी होती है। तो पहली जो आर की वैल्यू है वो आपके पास है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। कब होगी ये, जब प्रेशर आपके पास या तो हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर नेट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, पास्कल में गिवन हो, और वॉल्यूम आपको गिवन हो लीटर्स में, ये होगी फर्स्ट। सेकंड आपके पास जो कॉमनली यूज होती है वो है आपके पास 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, यानी कि वॉल्यूम किसमें है, लीटर्स में, सॉरी यहाँ पे लीटर्स नहीं बेटा, लीटर्स नहीं आएगा, ऊपर जो आर की वैल्यू है इसमें आएगा मीटर क्यूब, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ आएगा मीटर क्यूब, और यहाँ जो है लीटर्स में आएगा। और जी यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर किस में हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में। एक और यूज होती है कैलोरी में, कैलोरी में क्या होता है, आपके पास 1 जूल में कितना कैलोरी होता है बेटा, बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1000 मैम 1000। 1 जूल में कैलोरी। इसका मतलब आप लोगों ने पीछे वाला वो करा नहीं है, प्रेशर सॉरी फ्लूइड जब हम पढ़ रहे थे वहां भी हम लोगों ने ये यूनिट का डिस्कशन किया था, स्पेसिफिक हीट वगैरह जहां पढ़ी है हम लोगों ने वहां किया है। 1.9 एक मैम एक कैलोरी तो 4.2 के बराबर होती है जूल की। जी बिल्कुल सही बताया आपने, 1 जूल 4.2 कैलोरी के इक्वल होता है बेटा, ठीक है, 1 जूल 4.2 कैलोरी के इक्वल होता है, यही होता है भाई। कैलोरी बड़ी यूनिट होती है, जूल बड़ी यूनिट होती है, हाँ जी, बताओ भाई। अभी जिस स्टूडेंट ने बताया क्या मैम नाम था जूल। बेटा, मैम जूल होती है शायद। 1 कैलोरी, कैलोरी आई थिंक बड़ी यूनिट होती है, मैंने भी ये मिस कर दिया है, कैलोरी आपके पास बड़ी यूनिट रहेगी, ठीक है। तो 1 कैलोरी में आपके पास कितने जूल्स होते हैं, 4.2, ठीक है, तो ये याद रखोगे, मैं भी इसमें कंफ्यूज होगी। 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, 4.2 जूल, सही बताया था आपने, ठीक है। तो अभी ये चीज आप याद रखोगे, जब आपके पास प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, जब आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम लीटर्स में है तो आपके पास आर की क्या यूनिट है, और यहाँ पर कैलोरी में जब है तो क्या क्या आपको वैल्यू पुट करनी है। अच्छा ये बताओ मुझे, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, हाँ जी मैम 1000। बताइए बताइए, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब, ये याद रखोगे आप, कोशिश करो इस यूनिट में इस्तेमाल करो, सारी कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जहां एनर्जी वगैरह की बातें होती हैं वहां आप जूल्स वाली यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में मे भी गिवन हो तो आपको वही यूज करनी है, ठीक है। अभी देखो इसके बाद जो चीज रहेगी, मैं आपको एक रिलेशनशिप बता देती हूँ प्रेशर्स में भी, नोट डाउन कीजिए, ये 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार, इक्वलेंट 1 बार
इक्वल्स टू 10⁵ ये मैंने आपके साथ सॉलिड्स का जब हमने किया था शेयर तब भी किया था, जहां हमने प्रेशर पढ़ा था सबसे पहले। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड ये आगे चलता रहेगा। दिस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg एंड दिस इज इक्वल टू 760 टॉर। तो कोई भी यूनिट हो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको फॉर्म याद होनी चाहिए। तो यूनिट की वजह से कभी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है? क्लियर है यस सबको? मैम। चलिए चलो आगे। यस मैम। ओके, तो अभी हम लोगों ने जैसे पहले ग्राफ प्लॉट किया था, अब आइडियल गैस के लिए चेक करते हैं। आइडियल जो हम लोगों ने लॉ चेक करे, लॉ में भी हमको समझ में आ रहा था कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो है एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में भी चेक करते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है? तो हम लोग 1 मोल के लिए निकालते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस। तो पीवी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आरटी, यानी कि पीवी बाय आरटी किसके इक्वल हो जाएगा, 1। ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई इस रेशो की, आपके पास क्या आ गई, कांस्टेंट वैल्यू फॉर आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो हम लोग पीवी बाय आरटी और प्रेशर में कर्व पुट करते हैं, पीवी बाय में आरटी और किसमें, प्रेशर में। तो यहां पर आपके पास पीवी बाय आरटी आइडियल गैस के लिए तो 1 है, तो पीवी बाय आरटी की जहां वैल्यू 1 हो जाए, मान लीजिए यहाँ 1 है, तो यहाँ पर आइडियल गैस की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। और इसी को हम लोग पुट करते हैं क्या, रियल गैस के लिए। तो हमारे पास क्या आता है फॉर्म, 2 टेम्परेचर ले लेते हैं, T1 और T2। T1 मान लो बड़ा है, तो आपके पास कुछ ऐसा कर्व आता है बेटा, ये मान लीजिए T1 पे आया है, और T2 पे कैसा आएगा, ऐसा, ठीक है? तो यहां पर आपने देखा कि जब हायर टेम्परेचर है तो जो कर्व है टूवर्ड्स आइडियल कर्व है। तो पहली कंडीशन तो ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, T1 बड़ा है ना, और ये वाला T2 का है, तो एट हायर टेम्परेचर रियल गैस shows good agreement with ideal gas। सेकेंड, लो प्रेशर, लो प्रेशर पे है या नहीं, देखो जैसे जैसे आप प्रेशर कम करते जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 की तरफ जा रही है, यानी कि वो भी बात ठीक है। एट लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स या शोज गुड एग्रीमेंट, यही कर लो, चलो, शोज गुड एग्रीमेंट विद आइडियल गैस। यानी कि जो पीछे हमारे लॉज बता रहे थे वो चीज यहां भी वैलिड है, ठीक है? देखो प्रेशर अगर बढ़ रहा है, प्रेशर अगर बढ़ रहा है बेटा, तो देखो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है आपके पास, ये कर्व की जो पीवी बाय आरटी है वो यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है? जब आपके पास प्रेशर कम हो रहा है तो ये 1 की तरफ जा रहा है। समझ में आई सबको? तो आपके पास एट लो प्रेशर रियल गैस शोज गुड एग्रीमेंट विद आइडियल गैस, एंड एट हाई टेम्परेचर रियल गैस शोज गुड एग्रीमेंट विद आइडियल गैस। और इसमें सारे लॉज आगे देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इधर जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है? और कौन सा लॉ बच गया, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, और कौन सा हो गया, कौन सा बच गया, पीटी, ठीक है? जो प्रेशर लॉ था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हो गया सबको कि इसमें सारे लॉज आ गए हैं? क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, भाग मत जाना क्वेश्चन देख के, ठीक है? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो पाया गया कि इस लॉ को भी जो है आइडियल गैस फॉलो कर रही है। मान लिया आइडियल गैस जो लॉ फॉलो करती है वो कौन सा है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आज इस पेन में कुछ दिक्कत है, देखो कैसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है? तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो फॉलो करती है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये वाला लॉ भी फॉलो कर रही है। तो ये पूछ रहे हैं गैस इनिशियली एक टी टेम्परेचर पे और वी वॉल्यूम पे है,
तो अभी टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा अगर मैं वॉल्यूम को ही डबल कर दूं? प्रेशर के बारे में तो कोई जानकारी नहीं गिवन, वॉल्यूम और टेम्परेचर चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस लॉ को यूज करते हुए। ये तो हमें पता है कि ये तो फॉलो करेगा ही करेगा, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। वी पी इंटू पी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया, तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनआरटी, एनआरटी। और प्रेशर को क्या लिख सकते हैं आप? एन आर टी बाय में वी, दिस इज कांस्टेंट। ऑलराइट, अभी एक गिवन गैस है, इसका नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स हो गया, और जो इसका आर है गैस कांस्टेंट वो भी फिक्स हो गया, तो इसको भी हम कांस्टेंट में इकट्ठा कर लेते हैं। बचा क्या? टी स्क्वायर बाय वी इज कांस्टेंट, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी वन स्क्वायर बाय में वी वन, दिस इज इक्वल टू टी टू स्क्वायर बाय में वी टू। बताइए क्या आंसर आएगा? वैल्यू पुट कीजिए बेटा, वी वन टी वन और वी टू टी टू की। टी टू तो आपको निकालना ही है, वैल्यू पुट करके बताओ क्या आंसर आएगा। मैम √2T। यस, क्या नाम है बच्चे? शुभ मानसी। मानसी, वेरी गुड बच्चे। तो आप यहाँ पर T1 की जगह T, V1 की जगह V और V2 की जगह क्या पुट करोगे? 2V। तो T2 क्या आ जाएगा? √2T। तो अभी जितने भी लॉज पढ़े हैं या आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े, इनके कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। कोई ना कोई हो सकता है टर्म एलिमिनेट करना पड़े। अभी जैसे मुझे प्रेशर की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैंने प्रेशर को हटा लिया, तो वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन सा इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। एक ये वाला एक्सप्रेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नीट अक्टूबर 2020 के पेपर में आया है क्वेश्चन। बताइए ए बी सी डी, एन आइडियल गैस इक्वेशन आपको ये तो पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू रो बाय एम आर टी। तो रो और एम क्या है ये आपको बताना है, ए बी सी डी बताओ। बताओ बेटा क्या लग रहा है? गैस तो मारो, पेपर में गैस भी तो मारते हैं। मैम ए। मैम ए। नहीं, मैम सी। D. Ma'am B. मैम बी। ठीक है ठीक है। ए एलिमिनेट हो गया, ए तो नहीं है। बी भी एलिमिनेट हो गया, बी भी मैम नहीं है। सी सी और है, डी। मैम सी है। सी इज द Ma'am राइट C आंसर। है, C. यस, सी इज द राइट आंसर। किसने बताया था भाई? नाम तो बताओ, देखते हैं। पीवी इक्वल्स टू है एनआरटी। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, मास ऑफ गैस बाय में मोलर मास, यही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू आरटी, यानी एम जो है वो तो हो गया मोलर मास। ये कहानी तो समझ में आ गई। अभी जो दूसरी चीज है, डेंसिटी कहां से आएगी? इस वॉल्यूम को यहां ले जाइए, प्रेशर एम, कैपिटल एम वी आर टी। तो एम बाय वी जो है बच्चों, मास ऑफ गैस बाय में वॉल्यूम ऑफ गैस, व्हाट इज दिस? मास डेंसिटी, ठीक है। प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास? रो बाय में एम आर टी। याद रखेंगे इस फॉर्म को। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। मैम मोलर मास एम क्या है? मोलर मास। और रो क्या है आपके पास? मास डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम अगर होता तो आप उसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं, यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो दिस इज कॉल्ड मास डेंसिटी। चलिए आगे चलते हैं। अभी इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना है आपको। क्या गिवन है? अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है। प्रेशर क्या है? 249 किलो पास्कल। टेम्परेचर क्या है उसका? 27 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी निकालनी है तो आपको सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि ये वाला एक्सप्रेशन आपको इस्तेमाल करना है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो बाय में एम आर टी। हाइड्रोजन गैस है, टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है, T आपको गिवन है, R आपको पता है, प्रेशर आपको गिवन है। M क्या होगा बेटा हाइड्रोजन गैस का? मोलर मास। बताइए। मैम 2 हो जाएगा। यस, 2 ग्राम। लेकिन आपको SI यूनिट्स में सारी चीजें इस्तेमाल करनी है, तो 2 इंटू 10⁻³ kg ऐसे इस्तेमाल कीजिए। प्रेशर 249 किलो पास्कल है तो उसको पास्कल में लिख लीजिए, किलो पास्कल। तो उसको क्या लिखेंगे आप? 249 इंटू 10⁻³ पास्कल।
ऑलराइट, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में इस्तेमाल करना है हमको। टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 प्लस करेंगे तो केल्विन में बन जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। और आर की वैल्यू गिवन है तो आपको डेंसिटी निकालनी है, सिंपल है, पीएम बाय में आरटी। वैल्यूज पुट मैम कीजिएगा। इसका आंसर 0.2 आ रहा है। यस, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है? मानसी। मानसी। आप कौन से ग्रुप में हो बेटा? मानसी, व्हाट इज मैम योर? अभी क्लास, मैम G15 में थे, अब इसमें आ गए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप कैलकुलेशंस को अपनी फास्ट रखिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये भी देखो, नीट 2020 में आया, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सारी चीजें अच्छे से समझ लें और हर एक टॉपिक से कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर ले, तो ये चैप्टर से कोई आया तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तो पढ़ रहे थे हम आइडियल गैस, अब बात करते हैं रियल गैस की। आइडियल गैस में दो अजम्पशन लिए हैं हमने, कौन कौन सी? एक तो हम मानते हैं कि वो पॉइंट मास है उनके, जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, और हम पॉइंट का डायमेंशन नहीं लेते, उसका वॉल्यूम क्या है, नेग्लेजिबल है, 0 है। लेकिन रियल गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल्स का आपके पास वॉल्यूम है, आप उसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा, वो दूसरी assumption क्या थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन रियल गैसेस में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उस इक्वेशन को थोड़ा करेक्ट करना पड़ा। करेक्ट करने के बाद प्रेशर में देखो ये चीज ऐड करी और वॉल्यूम में ये माइनस करी, तो रियल गैस के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। यहाँ पर ए और बी जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, हर एक गैस के लिए डिफरेंट है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा अगर आ गया तो। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर को क्या बोल देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। टी प्रेशर है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। बस आपको ये फॉर्म याद रखना है कि अभी अगर वो दो चीजें, जो दो अजम्पशन आइडियल गैस की हमने ली, अगर हम उनको ना लें तो इक्वेशन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ा, ये रियल गैस इक्वेशन बनती है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलिए अभी पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स, बहुत इजी हैं, ध्यान से सुनोगे समझ लोगे तो दोबारा इनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सारे मैंने अभी लेक्चर के दौरान आपको बोल दिए एक एक करके। तो सबसे पहली जो पोस्टुलेट है, ये कहते हैं कि क्या एक गैस में बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टाइनी मतलब छोटे, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। आइडेंटिकल कितनी टर्म्स में, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, मास सेम होगा। तो एक गिवन, मैम गैस डिफरेंट होगी ना? हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो मानसी? मैम कुछ नहीं। अच्छा, एक गिवन गैस के लिए जो आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो आपके पास टाइनी आइडेंटिकल स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल होंगे तभी तो आपके पास कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, स्टेबल इलास्टिक पार्टिकल्स है। इलास्टिक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी कोलिजन होते हैं बच्चों, वो इलास्टिक कोलिजन है। इन्हीं पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। अगर दूसरी गैस ली, ये एक गैस की बात करिए, अगर दूसरी गैस ली तो उसमें भी आपके पास टाइनी आइडेंटिकल स्फेरिकल स्टेबल इलास्टिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन दोनों गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मान लीजिए एक बार H2 गैस लिया तो उसके सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं। ठीक है, N2 गैस लिया, उसके सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं। समझ में आ गया पोस्टुलेट नंबर 1? आसान था। यस मैम। सेकंड में आपको बता चुकी, सेकंड पोस्टुलेट देखिए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ये गैस है इसमें, और अगर इसके मॉलिक्यूल्स को मैं इकट्ठा करूं तो इतनी सी जगह में आ गए, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने एक्चुअली में किया, वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है, एक्सट्रीमली स्मॉल। क्लियर हो गया? यस मैम। थर्ड यस में मैम। ठीक है, थर्ड जो है ये कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स है मान लीजिए बहुत सारे, तो ये कॉन्टिन्यूअसली, पहली बात मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, रैंडम मोशन है, कोई पैटर्न नहीं है कि ऐसे ऐसे ही जाएगा, एक रैंडम मोशन है, कोई भी किधर भी जा रहा है, विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसकी 0 से इंफिनिटी तक कोई भी स्पीड हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आता है, उन्होंने क्या किया, एक कर्व प्लॉट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर स्पीड में। मान लो इस रूम में हजारों मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी है, 10 मॉलिक्यूल की स्पीड एक जैसी है, ठीक है, 250 मॉलिक्यूल्स की एक जैसी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड में जो कर्व प्लॉट किया, इसका मतलब क्या है,
मान लीजिए अलग अलग टेम्परेचर पे जो है बेटा अलग अलग कर्व आएगा, मान लीजिए इस पे, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है, इतने की इतनी है। अभी के लिए इतना समझे। ये जो आपके पास इसकी जो स्पीड रहती है उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी करेंगे। समझ में आ गया? कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन विद पॉसिबल स्पीड क्या है? 0 to infinity इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है ये भी मैंने बता दिया आपको। ईच मॉलिक्यूल बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल के पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर ऑफ गैस के। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल है और कोई नहीं है। नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड कर रही, प्रेशर पे नहीं कर रही, वॉल्यूम पे नहीं कर रही। ठीक है, अगर डिफरेंट गैसेस आपने ले रखी हैं, अगर उनका टेम्परेचर सेम है इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अभी निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन ये। ठीक है, तो अभी जो चीजें काइनेटिक एनर्जी होती है इसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल नहीं होती। देखो पोटेंशियल दो तरीके की होती है। पहला तो होती है जो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से होती है, जो हाइट की वजह से होती है, तो वो भी हम नहीं लेते। ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्टेड है, ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट किया? क्योंकि जो इसका मास है वो बहुत कम है और इतने छोटे मास पे ग्रेविटी असर नहीं कर रही। हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट, ग्रेविटी इफेक्ट कहाँ करेगी? जहां मास ज्यादा है। ठीक है, तो मास इतना छोटा है कि आपके पास ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं है। ये तो होगी एक पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की वजह से होगी। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, वो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी तरीके की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, दो तीन बहुत इजी हैं, वो भी देख लेते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तो इलास्टिकली कोलाइड कर ही रहे हैं, कंटेनर की वॉल के साथ भी तो करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? मैम तो ये करेंगे। कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वॉल के ऊपर, इसकी वजह से एक प्रेशर जो गैस है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर नेट एरिया। जितने ज्यादा कोलिजन्स पर नेट एरिया में हो रहे हैं उतने ज्यादा प्रेशर है। ठीक है बेटा, और एक दो छोटे मोटे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ ये इसको टकराया, फिर ये इसको टकराया, ये यहाँ के इसको टकराया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन हुआ, तीसरा हुआ, तो ये कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये स्ट्रेट लाइन लेती है। स्ट्रेट लाइन का जो है ट्रेवल करता है, ऐसे नहीं होता कि पहले ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और फिर टकरा रहा है। ठीक है, कोलिजन्स के बीच में क्या है, वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। एंड लास्ट क्या है, कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस से आप समझते हैं एकदम से, तुरंत। ठीक है, अगर ये आपके पास इसके साथ कोलाइड कर रहा है, यहाँ आके इसको कोलाइड किया इसने, तो यहां से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, कोलिजन से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो जो टाइम है, यहाँ जो टाइम लगेगा दैट इज वेरी मच हाई देन दी कोलिजन टाइम। जो कोलिजन में एक्चुअली में टाइम लग रहा, उसके कंपैरिजन में ये टाइम ज्यादा है। तो कोलिजन जो है बहुत इंस्टेंटेनियस है। क्लियर हो गया? आप गो थ्रू हो जाना अपनी बुक्स में, हो सकता है कोई एक आधा पोस्टुलेट मिस हो गया हो, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट वन मैंने सारे कवर कर दिए। ठीक है, पोस्टुलेट सबको क्लियर हो गए? यस मैम। यस मैम। तो उससे गो थ्रू होना, नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, एक बार उसमें पढ़ लेना। चलो ये बताओ, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा? एबीसीडी। वाटर फ्रीज करेगा, लिक्विड हीलियम फ्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट? बताओ। सबसे पहले समझो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हाँ जी, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो बेटा? मैम डी आइए ऑप्शन। भाई, डी आंसर ऑप्शन सी। सी। और बताएं बच्चे?
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होती है, ये मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है, गैसेस के ये मॉलिक्यूल्स थे, तो एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है नीचे आके सेटल हो जाएंगे, ऐसे इनका मोशन बंद हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन विल स्टॉप। अभी आपने पढ़ा पोस्टुलेट में काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो वो मिनिमम टेम्परेचर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो मिनिमम हो जाएगी, तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है, इससे मिनिमम टेम्परेचर है नहीं कोई। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। छोटी मोटी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। रूट मीन स्पीड क्या होती है, where v1 v2 vn are identical individual speeds of respective gas। देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी मान लो v1 स्पीड है, इसकी v2 है, इसकी v3 है एंड सो ऑन। तो इन सभी स्पीड्स का अगर मैं स्क्वायर करूं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूं और इसका स्क्वायर रूट ले लूं, इसी को बोलते हैं VRMS, रूट मीन स्पीड ऑफ अ गैस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दिस इज इक्वल टू VRMS। इसमें आप ये भी याद रखिए, इसका अगर स्क्वायर ले लूं तो क्या हो जाएगी फॉर्म, v1 स्क्वायर, ये यूज करेंगे हम लोग इसलिए बता रही हूं, अप टू vn स्क्वायर बाय में n। ठीक है, बहुत आसान सा था। आगे करते हैं, इसमें जो एक्सप्रेशंस मैं आपको बता रही हूँ नोट डाउन कर लो सारे, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होते हैं, और इन मेजर 4 एक्सप्रेशंस बताऊंगी, इन चारों से आप बहुत सारे निकाल सकते हो। बुक्स में बहुत सारे अलग अलग, किसी में डेंसिटी की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, किसी में आपके पास किसी तरीके से गिवन है, लेकिन 4 से आप सारे निकाल सकते हो, तो नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर ऑफ गैस किसकी वजह से, जो इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो प्रेशर ऑफ द गैस इनटू में वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 1/3 mn/VRMS का स्क्वायर। ये हो गया प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, M है आपके पास क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और N क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, और VRMS अभी हमने पढ़ा रूट मीन स्पीड। ठीक है, अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये याद होना चाहिए आपको एक्सप्रेशन बेटा, इसको कनेक्ट करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी से। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑफ गैस, कितनी होगी, आइडियल गैस ले रहे हो हम यहाँ पे, आइडियल गैस कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर, अलग अलग है v1 v2 v3, हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर। अभी हमने किया था, क्या पोस्टुलेट था, आइडेंटिकल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स है, सबका मास साइज शेप जो है सेम होता है, तो m जो है सेम आएगा, हाफ ऑफ m v3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू हाफ ऑफ m vn स्क्वायर। हाफ ऑफ m कॉमन ले लीजिए, तो v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर अप टू सो ऑन अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय में नथिंग। ठीक है, डिवाइड करना है हमको, क्योंकि हमको VRMS का स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, VRMS का स्क्वायर किसके इक्वल है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ, तो ये जो चीज बन गई ये क्या हो जाएगी, 1/2 MURMS। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो पहली बन गई PV, ये बन गई काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1/2 mn VRMS का स्क्वायर। तो इसको काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3/2। 2/3, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 PV, यही बनेगा ना। यस मैम। ठीक है, ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी मैं निकालती हूँ 1 मोल के लिए, देखो PV इक्वल्स टू होता है nRT। अगर मैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लूं तो PV इक्वल्स टू RT भी लिख सकते हैं। तो इसको हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं, क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, याद रखोगे इसको। ये आपके पास किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अभी मुझे बता दो कि एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगी,
फॉर वन मॉलिक्यूल, 1 मोल के लिए अगर इतना है तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या करूं? n times of 3 upon में 2 RT। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए। ये जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ये है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की। एक मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी? 1 मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी? 3/2 RT_NA। और R/NA क्या होता है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K। केबी की वैल्यू क्या होती है? 1.3 138 yes 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो इसको लिख सकते हैं आप 3/2 KT। एक ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, और याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस है। आपके बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो ये वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, देखो समझ जाना है मॉलिक्यूल है, क्लियर है। तो 3/2 KT, 3 एक्सप्रेशन हो गए आपके, ठीक है। एक ये वाला था। तो इन सभी एक्सप्रेशंस को यूज करके आप बहुत सारे मेजर एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। नोट्स प्रोवाइड करूंगी आपको, नोट्स में और भी 2-3 एक्सप्रेशंस मैं लिखूंगी डेंसिटी के फॉर्म में भी, उनसे भी गो थ्रू हो जाना, ठीक है। इन्हीं को यूज करके करूंगी, और का नया कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। तो वहां आप लोग गो थ्रू हो जाना। मेजर जो 4 आपके पास हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया। ये याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल की कितनी है, ठीक है। और आपके पास प्रेशर का जो ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV। क्लियर है? यस मैम। ऑलराइट, तो यहां तक आप लोग करेंगे। इसके बाद हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफी कुछ कवर किया हमने, ठीक है बेटा।